दोस्तों आजकल इतने घटिया और विचित्र किस्म के सोच वाले लोग हो गए हैं कि अगर जिनके सर पर हवस का नशा चढ़ जाता है तो वह यह भी भूल जाते हैं कि उनकी उम्र क्या है और जिसके साथ वो हवस का खेल खेल रहे हैं उसकी उम्र क्या है। हवस में वो इतने अंधे हो जाते हैं कि उनके समझ में ही नहीं आता कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बेहद ही दिल दहला देने वाली है। दोस्तों एक छोटा बच्चा जो एक हवस के दलदल में दोस्तों ऐसा फंस जाता है कि वह दोस्तों बचने के लिए लोगों से, अपने घर परिवार से और प्रशासन से दोस्तों बचने के लिए गुहार लगाने लगता है, लेकिन दोस्तों उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। यह सच्ची घटना बिहार के एक जिले की है। बिहार के जिले में एक छोटे से गांव में दोस्तों प्रियांशु नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 14 साल के करीब होती है, उसके घर में दोस्तों 3 लोगों का एक छोटा सा परिवार होता है। उसके माता पिता होते हैं और दोस्तों यह प्रियांशु होता है और उसकी एक छोटी सी बहन होती है। दोस्तों प्रियांशु के माता पिता हमेशा ही बीमार रहा करते थे। दोस्तों उसके माता पिता की जो उम्र थी वह काफी ढल चुकी थी, 60 साल से ज्यादा की हो चुकी थी, इसीलिए अब कमाने धमाने वाला कोई नहीं होता। अब प्रियांशु ही 14 साल का जब हो जाता है वह अपने माता पिता की ऐसी स्थितियों को देखकर रोज ही परेशान हुआ करता, क्योंकि अच्छा खाना भी उनके घर पर नहीं बन पाता था और जो उसका पिता था हमेशा ही बीमार रहता। अगर एक दिन काम पर जाता तो 4 दिन वह दवा के सहारे ही घर पर रहा करता और उसकी माँ भी काफी वृद्धावस्था में हो चुकी थी। एक छोटी बहन थी जो दोस्तों वह भी अभी काम नहीं कर पाती थी। अब प्रियांशु को अपने घर की ऐसी स्थिति को देखकर काफी तरस आने लगता है। फिर एक दिन प्रियांशु एक कठोर कदम उठाता है और वह अपने माता पिता को समझाता है कि पिताजी आप किसी तरह से घर संभाल लीजिए, मैं भी अब गांव के कुछ लोगों के साथ बाहर कमाने जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ जो कमाई होती है उससे तो हम लोगों का गुजारा हो नहीं पाता, घर भी ठीक से नहीं चल पाता। 150-200 रुपए ही मुझे यहाँ मिला करते हैं और उससे आपकी दवाइयाँ ही आ जाती हैं, घर का खर्च भी नहीं चल पाता, आप भी अब काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मुझे जाने दीजिए, मत रोकिए। अब उसके माता पिता भी दोस्तों घर की ऐसी परिस्थिति थी कि वह कुछ कह भी नहीं पाते और प्रियांशु को दोस्तों बाहर जाने के लिए भेज देते हैं। प्रियांशु घर से तैयारी बनाता है और चेन्नई के लिए चला जाता है। चेन्नई में जहाँ उसके गांव के कुछ लड़के रहा करते थे वहीं प्रियांशु को भी एक अलग कमरा दिला दिया जाता है और दोस्तों उसी फैक्ट्री में जहां गांव के लड़के काम किया करते थे वहीं प्रियांशु भी काम पर लग जाता है। दोस्तों इसके काम के बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि प्रियांशु की उम्र तो अभी खैर 14 वर्ष की ही थी और वह कैसे फैक्ट्री में काम करने लगा इस बारे में हमें भी नहीं पता, क्योंकि बाहर की जो फैक्ट्रियां होती हैं उसमें 18 साल के ऊपर के ही लोग काम कर सकते हैं, लेकिन प्रियांशु उसी फैक्ट्री में काम करने लगता है। फिर प्रियांशु एक अलग कमरा ले लेता है और वहीं अकेले बनाता खाता है और उसी फैक्ट्री में काम करने लगता है। अब इधर जब प्रियांशु एक दिन फैक्ट्री में जाता है और काम कर रहा होता है तभी एक 35 साल की महिला की मुलाकात प्रियांशु से हो जाती है, जिसका नाम सरिता होता है। सरिता जब प्रियांशु को देखती है, क्योंकि प्रियांशु भले ही 14 साल का था लेकिन उसकी शरीर और लंबाई कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, इसीलिए वह प्रियांशु से पूछने लगती है कि बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो। तब प्रियांशु बताता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अब वह महिला भी प्रियांशु से बताती है कि बिहार की तो मैं भी रहने वाली हूँ। दोस्तों वह जो महिला होती है अब प्रियांशु को चाहने लगी थी और प्रियांशु को कहती है कि बेटा किसी प्रकार की अगर यहाँ दिक्कत हो या किसी प्रकार की तुमको कुछ जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं भी बिहार की ही रहने वाली हूँ। अब प्रियांशु और जो सरिता होती है दोनों की अच्छी तरह से मुलाकात हो जाती। अब प्रियांशु तो फैक्ट्री में खाना लेकर नहीं जाता था, लेकिन जब सरिता अगले दिन खाना लेकर आती तब प्रियांशु को बुलाकर अपने साथ बैठकर खाना खिलाती और कहती कि बेटा मुझे तुम अपनी चाची और अपनी माँ जैसे ही समझो, क्योंकि तुम बिहार के हो और मैं भी बिहार की हूँ, इसीलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे बताना और आज तुम मेरे रूम चलोगे। और दोस्तों जैसे ही फैक्ट्री का काम खत्म होता है वह प्रियांशु को साथ में लेकर अपने रूम जाती है। जो सरिता थी उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे थे और वहीं एक कमरा लेकर
वह अपने पति के साथ दोनों बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके मकान में 2 छोटे छोटे कमरे थे, एक छोटा सा किचन था, एक छोटा सा, यूं कहें कि एक छोटा सा उन्होंने मकान लेकर रखा था और उसी में रहा करते थे। जब सरिता फैक्ट्री में काम करने चली आती तब उसका जो पति होता वह बच्चों की देखभाल करता और घर पर रहा करता, और जब सरिता घर पर आती तब उसका पति काम पर चला जाता और सरिता अपने बच्चों की देखरेख किया करती। इसी तरह से इन लोगों का ये काम का जो सिलसिला है वह चल रहा था और संडे वाले दिन दोनों पति पत्नी फिर एक साथ रहा करते थे। जब सरिता प्रियांशु को लेकर अपने रूम जाती है और उसका पति जब प्रियांशु को देखता है तो वह पूछने लगता है कि यह लड़का कौन है। तब सरिता बताती है कि यह लड़का बिहार का ही रहने वाला है और यहाँ अकेला है, अकेले ही रूम लेकर रहा करता है। क्योंकि हम लोग भी बिहारी हैं तो हम लोगों का यह फर्ज है कि इस बच्चे को हम लोग अच्छे से ध्यान दें और इसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसने अपने घर के बारे में बताया, इसके घर की परिस्थिति भी बहुत खराब है। उसका जो सरिता का पति होता है वह भी दोस्तों हमदर्दी दिखाते हुए प्रियांशु को कहता है, हाँ बेटा, ये तुम्हारी चाची जैसी ही हैं, अब इनको चाची कहो या माँ कहो और मुझे भी तुम चाचा कह सकते हो, और तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे रूम चले आया करना, खाना पीना खाना, और दिक्कत हो तो यहीं सो भी जाया करना। इतना कहकर जो सरिता का आदमी होता है वह तैयारी बनाकर सरिता से कहता है, मैं काम पर जा रहा हूँ और तुम प्रियांशु को खाना पीना खिलाकर ही भेजना। इतना कहकर दोस्तों वह काम पर चला जाता है। अब सरिता अच्छे से खाना बनाती है, प्रियांशु को खिलाती है और दिन भर प्रियांशु सरिता के कमरे में उसी के बच्चों के साथ खेलता है और उसी के साथ ढेर सारी बातें करता है और शाम को अपने रूम चला जाता है। इसी तरह से दोस्तों 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। कभी कभी सरिता प्रियांशु के रूम में चली जाती, कभी कभी प्रियांशु भी सरिता के रूम में आ जाता। एक दिन जो सरिता का पति होता है वह सरिता से कहने लगता है कि यार आज मुझे 24 घंटे ही ड्यूटी करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा जो पार्टनर था वह नहीं आया, इसीलिए आज तुम ड्यूटी मत जाओ, अकेले ही घर पर रहो क्योंकि बच्चे हैं, उनकी देखरेख कौन करेगा और मैं ड्यूटी से कल ही घर पर आऊंगा। इतना कहकर वह चला जाता है। तभी जो सरिता होती है वह सोचने लगती है कि यार अब मैं क्या करूं, अब मैं अकेले कैसे रहूंगी। तभी वह अपने पति को फोन से कहती है कि क्यों ना मैं प्रियांशु को अपने रूम पर बुला लूं, क्योंकि मैं अकेले ही रहूंगी, वो भी आ जाएगा तो हम लोगों के साथ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सरिता का पति भी यह मान जाता है और कहता है ठीक है बुला लो, बेटा ही तो है, और वह बच्चों के साथ खेलता भी रहेगा और उसका भी मन लगा रहेगा। अब इधर दोस्तों जो सरिता होती है वह प्रियांशु के कमरे में जाती है और कहती है कि आज तुम अपने कमरे में न रहकर हमारे साथ चलो, अच्छा बनाएंगे खाएंगे, क्योंकि जो मेरे पति हैं वह 2 दिन बाद ही अब काम से आएंगे, इसीलिए रूम पर कोई नहीं रहेगा और तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर प्रियांशु को वह अपने साथ अपने कमरे में बुला लाती है और फिर दोनों शाम को खाना पीना खाते हैं। और जो सरिता होती है वह अपने बच्चों के साथ अलग अपने कमरे में सोती है और एक बगल में ही छोटा सा और कमरा होता है, उसी में प्रियांशु का बिस्तर लगा दिया जाता है। अब जैसे ही रात के 12 बजते हैं सरिता रात को उठती है और प्रियांशु के कमरे में चली जाती है और उसी के दोस्तों बेड पर जाकर बैठ जाती है। बैठकर दोस्तों वह प्रियांशु को देखने लगती है और धीरे धीरे उसके पैरों को सहलाने लगती है और जैसे ही उसके सहलाते सहलाते सरिता प्रियांशु के जांघों पर हाथ फेरने लगती है। अचानक प्रियांशु की नींद खुलती है और वो अचानक उठता है और कहने लगता है कि आंटी ये आप क्या कर रही हैं। तभी जो सरिता होती है वह कहती है कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना तुम्हारे साथ आकर लेट जाऊं। और फिर वह उसी के साथ लेटकर इधर उधर छेड़खानी करना, हाथ लगाना शुरू कर देती है। प्रियांशु तो 1-2 बार आपत्ति जताता है, मना करता है, लेकिन अब दोस्तों प्रियांशु को भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है और इतने देखते ही देखते जो सरिता होती है वह प्रियांशु के सारे कपड़े निकाल देती है और उसके साथ संबंध बनाना, फिजिकल होना शुरू कर देती है। अब जो प्रियांशु था अब उसको भी सरिता के साथ ये सब करते हुए अच्छा लगने लगता है और दोनों रात भर एक दूसरे के साथ फिर संबंध बनाते हैं और सुबह उठते ही जो प्रियांशु होता है वह अपने रूम चला जाता है
अब इधर सरिता और जो प्रियांशु होते दोनों अब एक हो चुके थे। अब दोनों फैक्ट्री में साथ रहते, अच्छे से दोनों बातें करते। अब उन दोनों के बीच में जो भी किसी प्रकार का भय था, डर था, वो सब शांत हो गया था, दूर हो गया था। अब वो एक दूसरे से खुल के बातें करने लगे। अब जो सरिता का पति ड्यूटी पर नाइट को चला आता, ये लोग दिन में काम करते और जब रात में उसका पति फैक्ट्री आता काम करने, तब प्रियांशु को सरिता अपने रूम में बुलाती और इसी तरह से रोज संबंध बनाना शुरू कर देते और इसी तरह से 2 महीनों का समय बीत जाता है। एक दिन जो सरिता का पति होता है वह 3 से 4 बजे के करीब रात में ही फैक्ट्री से घर आ जाता है और जैसे ही वह अपने रूम में पहुंचता है और देखता है कि उसकी जो पत्नी है वह प्रियांशु को भी अपने कमरे में बुलाकर लेटाई हुई है, लेकिन उसके समझ में तो कुछ नहीं आता, वह इसके बारे में तो कुछ नहीं सोचता। लेकिन फिर भी वह सरिता से पूछता है कि तुमने प्रियांशु को यहाँ क्यों बुलाया है। तब वह बताने लगती है कि घर पर आप नहीं थे, इसीलिए प्रियांशु भी कह रहा था मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है, इसीलिए मैंने अपने कमरे में ही इसे बुला लिया। अब सरिता के पति को थोड़ा थोड़ा तो यह बात डाउट होने लगती है कि कुछ न कुछ जब मैं नहीं रहता तभी प्रियांशु हमारे घर आता है। लेकिन फिर वह सोचने लगता है कि सरिता की उम्र 35 साल है, यह तो अभी महज 14 साल का है, ये भला अपनी माँ के समान औरत के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। फिर वह कुछ नहीं सोचता और इन्हीं के बारे में दोस्तों कभी कभी उसके मन में ख्याल आने लगा। फिर इधर अगला दिन होता है, प्रियांशु सुबह ही अपने कमरा चला जाता है। फिर जो सरिता का आदमी होता है वह दिन ड्यूटी करने के लिए चला जाता है और फिर जो सरिता होती है वह दिन में ही प्रियांशु को बुलाती है और उसी के साथ दिन में संबंध बनाना शुरू कर देती है। और फिर दिन में ही जो उसका पति थोड़ा थोड़ा उसको डाउट हो रहा था और वह यह फैक्ट्री में यह देखता है कि आज प्रियांशु ड्यूटी पर नहीं आया, तब वह दोपहर के समय ही अपने रूम जाता है और जैसे ही जाता है दोस्तों खिड़की से देखता है कि उसकी पत्नी और जो प्रियांशु है दोनों नग्न अवस्था में संबंध बना रहे हैं। अब उसका खून खौलता है। वह प्रियांशु को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन दोस्तों वह अपनी पत्नी को खूब समझाता है कि वो तो चलो बच्चा है, अभी उसकी उम्र 14 साल है, लेकिन तुम तो 35-36 साल की हो, तुम उसके माँ की समान हो, चाची के समान हो, तुमको ऐसा करते शर्म नहीं आती। इतना कहकर वह अपनी औरत को काफी समझाता है, डांटता है कि ऐसा हो गया, दोबारा उस लड़के को कमरे मत बुलाना और उसके साथ तुम ड्यूटी नहीं जाओगी। इतना कहकर दोस्तों फिर से इसी तरह से इन लोगों का जो काम की प्रक्रिया है वह चालू हो जाती है। खाना पीना बनाते, खाते हैं, काम करने लगते हैं। इधर जब 1 हफ्तों का समय बीतता है, जो प्रियांशु होता है अब उसको भी लत लग चुकी थी। अब सरिता के बिना वह भी नहीं रह पा रहा था। वह एक दिन जब उसका पति ड्यूटी चला जाता है तब वह सरिता के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। फिर सरिता भी दोस्तों अपने घर पर अकेले बच्चों को छोड़कर प्रियांशु के कमरे में चली जाती है और उसी के साथ संबंध बना रही होती है। इधर वो हवस में इतना अंधी हो जाती है कि उसे समय का भी पता नहीं चलता कि उसका जो पति है वह ड्यूटी से आने वाला होगा। और जब सरिता का पति ड्यूटी से आता है, देखता है कि बच्चे घर पर अकेले चिल्ला रहे हैं और फिर उसको समझते देर नहीं लगती, वह तुरंत ही प्रियांशु के कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी और जो प्रियांशु है वह दोनों संबंध बना रहे होते हैं और वह यह समझ जाता है कि मेरी जो पत्नी है वह किस लिए इसके कमरे में आई है, इन्होंने संबंध जरूर बनाया होगा। फिर वह उसी दिन अपने पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है। प्रियांशु तो वहां से भाग जाता है, लेकिन वह अपनी पत्नी को खूब मारता पीटता है और उसी दिन उसकी जो पत्नी होती है वह भी दोस्तों अपने पति से कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुमको रहना है रहो या जाना है जाओ, तुम अपने बच्चों को लेकर चले जाओ। फिर जो सरिता का पति होता है वह अपने दोनों बच्चों को लेकर वह वहां से फैक्ट्री से काम छोड़कर अपने गांव बिहार के लिए चला जाता है। अब इधर जो प्रियांशु होता है वह अपने कमरे में ही रहने लगता है और जो सरिता होती वह भी जो उसका पति कमरा लिए रहता है उसी में जाकर रहने लगती है। अब कभी ये लोग प्रियांशु के कमरे में आते तो कभी सरिता प्रियांशु के कमरे में जाती। दोनों इसी तरह से 2 महीने तक संबंध बनाते हैं और दोनों साथ में रहने लगते हैं। फिर जो सरिता होती है वह प्रियांशु से शादी करने का दबाव बनाने लगती है। तब जो प्रियांशु होता है वह शादी करने के लिए सरिता से मना कर देता है।
फिर प्रियांशु सरिता से कहने लगता है कि तुम 35-36 साल की हो, मेरी उम्र तो अभी 14 साल है, मैं भला तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जो सरिता होती है वह प्रियांशु से कहती है कि अभी तक जब तुम मुझसे संबंध बना रहे थे तब तो तुमने मेरे साथ उम्र नहीं देखी, अब तो तुमको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं थाने जाऊंगी और कानूनी प्रक्रिया करके तुमसे शादी तो मैं जरूर करूंगी। अब प्रियांशु घबरा जाता है। अब जब शादी की बात आई तब प्रियांशु घबरा गया, सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे माता पिता भी अगर यह बात सुनेंगे तो जीते जी मर जाएंगे, अब मैं कहाँ जाऊं, और ये औरत मेरा पीछा छोड़ नहीं रही। तभी एक दिन प्रियांशु बाजार जाता है और बाजार से एक चाकू खरीद कर ले आता है और लाने के बाद दोस्तों वह सोचने लगता है कि आज ही अब सरिता को मौत के घाट उतार दूंगा, पूरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। तो चाकू खरीद कर घर लाता है और फिर सरिता के कमरे में चला जाता है और उसी के बेड के नीचे चाकू छुपा देता है और फिर सरिता के साथ मिलकर रात को संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद दोस्तों जैसे ही सरिता मदहोश होती है वह चाकू निकालकर 3-4 वार करता है, पेट में वार करता है और सरिता की जब मौत हो जाती है तब वो वहां से अपने कमरे में भाग आता है। और जब सुबह होती है सरिता के रूम का दरवाजा खुला हुआ होता है और जब कोई नहीं निकलता तब दोस्तों जो उसके पड़ोस के रूम वाले होते हैं वह देखते हैं कि सरिता का दरवाजा तो सुबह से खुला है, कोई अंदर बाहर नहीं आ रहा, बात क्या है। वो देखते हैं कि सरिता तो बेड पर मरी पड़ी हुई है, किसी ने चाकुओं से उस पर वार कर दिया है। अब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, सरिता को लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब उसके पति को भी इस बात का सूचना पुलिस वाले देते हैं और जानकारी लेते हैं कि इसका पति बिहार का रहने वाला है और यहाँ अकेले यहाँ रह रही है। फिर उसके पति को जो फोन किया जाता है तब उसका जो पति होता है वह पुलिस वालों से बताता है कि मेरी जो पत्नी है उसने तो मुझे छोड़ दिया, मैं अपने बच्चों के साथ गांव आ गया हूँ, अब उसके साथ तो ऐसा होना ही है। लेकिन पुलिस वाले उसे बुलाते हैं, जब जानकारी लेते हैं सरिता का पति होता है वह सब कुछ सच सच बताना शुरू करता है और कहता है कि सर एक छोटे से बच्चे के लिए इसने मुझे छोड़ दिया और मैंने इसको कई बार जब उसके साथ नग्न अवस्था में देखा तो मैंने आपत्ति जताई, लेकिन यह औरत नहीं मान रही थी और उसी के प्यार में पागल हो गई थी। तभी दोस्तों जब पुलिस वालों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलती है तब वह उस प्रियांशु नाम के लड़के के रूम में जाते हैं और प्रियांशु को पकड़ लिया जाता है। जैसे पुलिस वाले हिरासत में लेते हैं और उस पर कड़ाई दिखाई जाती है तब प्रियांशु सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैं यहाँ काम करता था, फैक्ट्री में ही हमारी मुलाकात हुई और फिर हम लोगों के बीच में अवैध संबंध बन गया, मैं सो रहा था तभी इनकी पत्नी ने मेरे साथ आकर जबरदस्ती की, फिर हम लोग रोज ऐसा करने लगे, फिर हमारी लत लग गई। लेकिन दोस्तों प्रियांशु को यह नहीं पता था क्योंकि वह छोटा सा बच्चा था और वह इतना समझदार भी नहीं था, उसे मालूम भी नहीं था कि आगे भविष्य में क्या होगा। अभी जो थोड़ा सा मजा मिल रहा है उसके आगे की सजा क्या होगी इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं होती। लेकिन जब पुलिस वाले दोस्तों हिरासत में लेकर पूछताछ करते हैं सब जानकारी मिलती है। दोस्तों फिर जब पुलिस वालों से प्रियांशु सब कुछ सारी बातें जो उसके बीच में और सरिता के बीच में घटी थी वह सब बता देता है और यह भी कहता है कि जब यह सरिता मुझसे शादी का प्रेशर बनाती है और मैं मना करता हूँ तभी मैं एक दिन फिर सोचता हूँ कि जिया 35 साल की है और मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहती है, मैं शादी अगर नहीं करूंगा फिर वो मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्ही से शादी करूंगी, तुम्हारे लिए ही मैंने अपने पति को छोड़ दिया, अब तुमको तो मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं एक दिन बाजार से चाकू लाता हूँ और फिर सरिता को मौत के घाट उतार देता हूँ और वह सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन दोस्तों वह फंस जाता है। फिर पुलिस वाले उस प्रियांशु नाम के लड़के के ऊपर कड़ी गंभीर धाराएं लगाकर दोस्तों उसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। दोस्तों इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि समाज में घटित हो रही इस तरह की घटना के बारे में बताना, आपको जागरूक करना, सतर्क करना है कि दोस्तों एक 35 साल के महिला ने एक छोटे से बच्चे के साथ ही ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जो कि उसका पति था, सब कुछ था, लेकिन दोस्तों वह उस बच्चे के साथ एक ऐसी घटना करती है जिससे उस बच्चे का जीवन ही बर्बाद हो जाता है। वह तो नासमझ था, अनजान था, लेकिन यह महिला तो सब कुछ जानती थी, समझती थी, जिसकी उम्र 35 साल थी, लेकिन इसने एक बच्चे के साथ मिलकर उसके जीवन को ही बर्बाद कर दिया। वह लड़का अपने जीवन के बारे में काफी गुहार लगाता है,
कोर्ट से भी गुहार लगाता है, लेकिन दोस्तों अब सजा तो उसे मिलनी है। तो दोस्तों यह घटना के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।